नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं आरोह कक्षा 11 हिंदी में सम्मिलित विदाई संभाषण, जिसके रचयिता हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करें। सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन परिचय। विद्यार्थियों, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही उर्दू भाषा में हुई। उन्होंने हिंदी तो बाद में सीखी। इन्होंने मिडिल कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। विद्यार्थियों, ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। इन्होंने कई अखबारों का संपादन किया। इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार-ए-चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया। बाद में हिंदी के समाचार पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन किया। इनका देहावसान बहुत कम आयु में सन 1907 ईस्वी में हो गया। विद्यार्थियों, इनकी रचनाएं 5 संग्रहों में प्रकाशित हुई है। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली और अंतिम स्फुट कविताएं। विद्यार्थियों, अब हम जानें इनका साहित्यिक परिचय। गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में थे। ये राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीन संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद रही। इनकी रचना में व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। इन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से लंबी बहस की। तो विद्यार्थियों, ये था उनका साहित्यिक परिचय और अब हम शुरू करते हैं विदाई संभाषण पाठ का सारांश। वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। इनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करते हुए यह अध्याय लिखा गया है। यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। कर्जन के शासन काल में विकास के बहुत कार्य हुए। नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरव का अर्थात अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना तथा इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। लेखकों ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह निबंध उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी देश छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी। इससे ईश्वर इच्छा का पता चलता है।
आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे, परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है। यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी में भी ऐसे उदास क्षण देखे गए हैं। शिव शंभू की 2 गाय थी, बलशाली गाय और कमजोर गाय। जब बलशाली गाय कमजोर को टक्कर मारती थी, एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान स्वरूप दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमजोर गाय उदास होने लगी और बिना खाए पिए रहने लगी। उस दिन न उसने दिन भर खाया, न रात में खाया, न चारा न पानी, बिल्कुल निराहार उदास सी बैठी रही। तो हमारा देश वह देश है जहाँ पशु पक्षी भी जब किसी की विदाई होती है तो एक करुणा की वेदना, यह संयोग रस, यह दुख का आभास होता है। तो हम लोग तो भारतीय हैं, इंसान हैं, हमें क्यों नहीं होगा। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, यह परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। करजन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था, उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता। दूसरी बार आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची थी जिससे आगे के शासकों को परेशानी ना हो, परंतु हुआ सब कुछ उलट पलट। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। आने वाला शासक जो भी रहेगा उसे परेशान होना पड़ेगा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए। लेखक कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, आज आपकी दशा बहुत खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था। आपकी कुर्सी सोने की थी, जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे वो ऊंचा रहता था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। आपके इस्तीफे की धमकी को स्वीकार कर लिया गया। आपके इस इशारों पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आज आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके, अतः आपको इस्तीफा देना पड़ा। लेखक कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची, आपने आंख बंद कर हुक्म चलाए और किसी की नहीं सुनी। यह शासन का तरीका नहीं है। आपने हर बार अपनी जिद से सारे पूरे काम किए। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे, लेकिन आपने कभी प्रजा को अपने नजदीक तक भटकने नहीं दिया। बात सुनने की तो बात ही नहीं। नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था, परंतु आपने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर बंग भंग रद्द करने का फैसला नहीं लिया। अब आपका जाना निश्चित है, परंतु आप बंग भंग करके अपनी जिद पूरी करना चाहते। ऐसे में प्रजा कहां जाकर अपना दुख जताए। यहां की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया। जिद ने जनता को दुखी किया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण आपको भी पद छोड़ना पड़ा। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। उन्हें भगवान पर विश्वास है। वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे हैं। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति नहीं जीत सके। करजन अनपढ़ प्रजा का नाम एकाध बार लेते थे। यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। यह राजकुमार संकट में नरवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक काम किया। जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया कि वह यहाँ की जनता भूमि का एहसान नहीं चुका सकता।
अगर उससे सेवा में कोई भूल ना हुई हो तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाजत दे। जनता आज भी उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखों को देख नहीं सकते। लेखक करजन को सीधा सीधा कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विधायी संभाषण भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव व धूर्तता का उल्लेख करें और भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह सकेंगे कि आशीर्वाद देता हूं कि तू फिर उठ और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त कर। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्य को भूल सकता है, परंतु आप में इतनी उदारता कहाँ। आपको विनम्रता दिखानी होगी और अपने किए हुए सारे पुराने कर्मों को, बेकार कर्मों को स्वीकारना होगा आम जनता के सामने। हमारे भारत की जनता आपको यूं ही सेकंडों में माफ कर देगी। उसके लिए आपको दिल से उदारता दिखानी होगी। तो विद्यार्थियों, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। इंतजार कीजिए अगला वीडियो जिसमें मैं आपको प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा इसी अध्याय से संबंधित। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।